मॉर्निंग, वेलकम टू स्वीटेल्स। तो स्वीटेल्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो हम किसान आंदोलन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज के वीडियो समझने वाले हैं कि 2024 में एक बार फिर किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि सबसे पहले किसान आंदोलन 2020-21 में शुरू हो चुका था। उसके बाद इस बार किसानों की कौन कौन सी सबसे बड़ी मांगे हैं जिनके ऊपर आज भी किसान टिके हुए हैं। आइए इस टॉपिक के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और आपको भी बताते हैं। तो 2024 में किसान आंदोलन को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2020-21 के किसान आंदोलन को समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले किसान आंदोलन 2020-21 में शुरू हुआ था। तब किसानों की एक ही मांग थी, वो थी 3 कृषि कानून को समाप्त करके और वहां पर एमएसपी को लागू करना। लेकिन उसमें से इनकी एक ही मांग कंप्लीट हुई थी, वो थी 3 कृषि कानून को समाप्त करना। तो इसके बाद किसान आंदोलन 11 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। तो 2020-21 का ये किसान आंदोलन 378 दिन तक चला था। साथ ही किसान आंदोलन 11 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 कृषि कानूनों को समाप्त कर दिया था। और साथ ही इन किसानों की एक सबसे बड़ी मांग थी, वो थी एमएसपी, लेकिन वो आज भी एमएसपी इन किसानों को अभी तक नहीं मिली है। तो इस 2020-21 के किसान आंदोलन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन किसानों ने 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराकर दिखा दिया कि वो भारत के विरोध में यही किसान आंदोलन करना चाहते हैं। इन किसानों की ये सबसे बड़ी गलती थी, जिनकी वजह से ये किसान बहुत ज़्यादा गलत फहमी में चला गया और इन किसानों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हुई थी। और साथ ही इन किसानों की एमएसपी के ऊपर जो गारंटी थी, वो अभी तक इनकी सहमति अभी तक नहीं बनी है। तो इस आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि किसानों की 2024 में कौन कौन सी सबसे बड़ी मांगे हैं जिनके ऊपर आज भी किसान टिके हुए हैं। तो इस किसानों की 2024 में सिर्फ एक ही मांग है, वो है एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इस एमएसपी का एक साधारण मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसका मतलब यही है कि अगर 1 क्विंटल की प्राइस जैसे 3000 रुपये है, तो किसानों की यही मांग है कि 3000 का 50% यानी कि 1500 और 3000 प्लस 1500 4500, यानी कि 1 क्विंटल की प्राइस हमें 4500 रुपये किसी व्यापारी के द्वारा मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमें एमएसपी के ऊपर हमें दाम मिली है। और एमएसपी किसी भी फसल के ऊपर बुआई के समय उसे तय की जाती है। तो इस एमएसपी जब आप किसी फसल के लिए बुआई करते हैं, जब आप उस फसल के लिए आप रोपने का काम करते हैं, उस समय आपकी उस फसल के लिए एमएसपी तय कर दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले समझने वाले कि एमएसपी की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी और कब की थी। तो इस एमएसपी की शुरुआत 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय खादी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसकी वजह से वहां पर भारत के अंदर एमएसपी की शुरुआत की गई थी। तो इस एक एमएसपी की और एक डेफिनेशन है, उसमें से ये है कि मान लीजिए कोई फसल की कीमत बाजार के हिसाब से गिर जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस फसल को एमएसपी पर ही किसानों से खरीदती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सकता है। यानी कि एमएसपी का दाम किसी भी फसल की बुआई के समय तय किया जाता है। अगर उस फसल की कीमत मार्केट में डाउन हो जाती है, तब भी केंद्र सरकार को उस फसल को एमएसपी के ऊपर दाम के ऊपर उसे खरीदना होता है। ये होती है एमएसपी की गारंटी। तो इस एमएसपी के ऊपर किसानों की क्या क्या डिमांड है। तो इस एमएसपी के ऊपर किसान की सबसे पहली डिमांड यही है कि सरकार हर एक फसल पर एमएसपी तय करे, साथ ही एमएसपी के दाम से कम खरीदने वालों पर कार्रवाई करे तथा उन्हें अपराध घोषित करे और एमएसपी पर कानून बनाए। यही इनकी मेन डिमांड है कि कोई भी फसल है उसके ऊपर एमएसपी तय हो और साथ ही एमएसपी के नीचे कोई भी दाम न खरीदे। और इसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि आखिर केंद्र सरकार इन एमएसपी के ऊपर गारंटी तय क्यों नहीं करती है और साथ ही एमएसपी के ऊपर कानून केंद्र सरकार क्यों नहीं बनाती। तो वैसे केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि किसानों की 23 फसलों के ऊपर एमएसपी के ऊपर कानून बनाने के लिए डिमांड की जा रही है। अगर केंद्र सरकार 23 फसलों के ऊपर एमएसपी तय करे, तो सरकार को हर साल 17 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। अगर केंद्र सरकार एमएसपी के ऊपर कानून बनाती है, तो सरकार को 17 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। इसमें से केंद्र सरकार का यही कहना है कि हमें इसका बहुत ज़्यादा हानि होती है हमारे देश के ऊपर और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने के कारण सरकार आज भी इन किसानों को एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाकर देती है। इसके बाद केंद्र सरकार का कहना है कि हमारा सालाना कमाई 16.5 लाख करोड़ है, जबकि अगर सरकार 23 फसलों के ऊपर एमएसपी तय करे, तब सरकार को 17 लाख करोड़ का खर्चा आने वाला है। साथ ही इस फसल को खरीदने वाले पर बुरा असर पड़ने वाला है। जैसे कि आप एक व्यापारी है, तब आप किसी भी फसल के लिए आप 4500 रुपये, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया कि किसी फसल की 3000 प्राइस है और उसमें से 50% उसके एमएसपी जोड़ने पर उसकी प्राइस 4500 रुपये हो जाती है। अगर आप एक व्यापारी है, तब आप इस फसल को 4500 रुपये में खरीदोगे और आगे से आगे बेचोगे, तब आपको बहुत ज़्यादा हानि भी होगी, क्योंकि उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से फिक्स हो चुका है। इसकी वजह से कोई भी व्यापारी इस काम में एडजस्ट नहीं हो पाएगा और साथ ही वह व्यापारी इस काम को छोड़ भी दे सकता है। और इसके बाद चौथा ये पॉइंट आता है कि अगर एमएसपी लागू हो जाए, तो किस किस को फायदा होगा, किस किस को नुकसान होने वाला है। तो इस एमएसपी लागू होने के बाद किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, लेकिन व्यापारी उन्हें बहुत ज़्यादा हानि होगी, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फसल की न्यूनतम समर्थन जो प्राइस होती है वो फिक्स हो जाती है। एमएसपी लागू होने के बाद महंगाई में भी बढ़ोतरी होगी। अगर एमएसपी तय हो जाती है, तो किसी भी फसल के लिए वो महंगी हो जाएगी और उसके लिए पूरे देश के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी। इसकी वजह से सरकार एमएसपी नहीं देती है। और इसके बाद चौथा पॉइंट यह आता है कि केंद्र सरकार का कहना है कि हम एमएसपी खुद नहीं तय कर सकते, आपकी जो राज्य सरकार है वो ही एमएसपी तय कर सकती है। इसके बाद पांचवा सबसे मोस्ट पॉइंट यह आता है कि केंद्र सरकार का कहना है कि भारत
WTO का सदस्य है। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो विश्व व्यापार संगठन जिसका हिंदी में मतलब होता है। भारत इसका एक सदस्य है, इसकी वजह से भारत इन किसानों को MSP नहीं दे सकता है जो भारत के सदस्य है या भारत के किसान है। और इसके साथ ये समझने वाले कि WTO क्या है और WTO की स्थापना कब हुई थी और WTO में कौन कौन से देश शामिल है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। साथ ही WTO के मेंबर 164 कंट्रीज इस WTO के अंदर शामिल है। उसके बाद ये समझना होगा कि WTO के कौन कौन से कार्य हैं। तो इस WTO का सबसे पहला कार्य है व्यापार वार्ता, यानी कि किसी दूसरे देश से अपनी बातचीत करना, यानी कि किसी देश के अंदर किसी भी माल की कमी है, किसी भी प्रोडक्ट्स की कमी है, किसी भी जिस धान की कमी है तो उसे पूरा करने का काम WTO के द्वारा ही किया जाता है। इसका काम है कॉम्पिन और निगरानी, और तीसरा विवादों का निपटारा, और चौथा है व्यापार क्षमता का निर्माण। यानी किसी देश के अंदर विवाद हो जाता है किसी दूसरी कंट्री से, तो उसका जो व्यापार में जो उनका संबंध है उसे ठीक करना या उसे बराबर करने का काम WTO के द्वारा ही किया जा सकता है। चौथा इसका बड़ा काम है व्यापार क्षमता में निर्माण, यानी कि व्यापार को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम करना है, किसी भी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा किसी देश से पहुंचाना है, तो ये काम WTO के द्वारा किया जा सकता है। और इसमें से किसानों का ये कहना है कि भारत को WTO से आप अलग हो जाओ, आप WTO को छोड़ दो, WTO के सदस्य होने का आप इनकार कर दो। अगर भारत WTO को छोड़ देता है तो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमी का असर पड़ने वाला है। हमारे पास अगर बहुत ज्यादा धान है, अगर हम उसे निर्यात नहीं करेंगे तब हमारे लिए वो फसल किस काम की है, हमारे पास वो धान किस लिए है। तो इसकी वजह से हम WTO के सदस्य हैं, और WTO को अगर छोड़ देते हैं तब हमारे देश की इकोनॉमी और फिर डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे किसी देश के अंदर नहीं जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी डेंजरस पॉइंट हो सकती है और हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो बस आई होप आपको आज के इस वीडियो में समझ आया होगा कि किसानों की कौन कौन सी सबसे बड़ी मांग है, और साथ ही किसानों के लिए केंद्र सरकार क्यों उसे आज तक MSP देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर विस्तृत रूप से समझाया कि इसलिए केंद्र सरकार इन किसानों को MSP नहीं देना चाहती है। तो बस आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपने इस वीडियो को विस्तृत रूप से देखा है, समझा है, परखा है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ठोक देना। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी और आपकी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बस प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।